नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे साप्ताहिक लाइव कार्यक्रम हमारी पंचायत में। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं अजीत सोलंकी भारा से, राम राम साहब। हमारे राजश्री ओम भैया भारा से, राम राम, राधे राधे। और रामू परमार जी कठुमरी से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी पहले से जानते हैं कि हम हर एपिसोड में किसी एक नए मुद्दे, नए विषय पर बात करते हैं। आज का जो हमारा विषय है शिक्षा। आज हम शिक्षा के विषय पर बात करने जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का इस लाइव टेलीकास्ट में, और दर्शकों की तरफ से शिक्षा के विषय पर जो पहला प्रश्न आएगा, हम उस प्रश्न को आज इस पैनल के सामने रखेंगे। इसलिए हमें इंतजार रहेगा कि शिक्षा के विषय पर आज पहला प्रश्न दर्शकों की तरफ से क्या आता है। दोस्तों, हमें इंतजार है आपके द्वारा भेजे गए प्रश्न का। हम पहला प्रश्न आज आपकी तरफ से करेंगे। शिक्षा के विषय पर आप हमारे पैनल से क्या पूछना चाहते हैं? बहुत अच्छे, पहला प्रश्न आ गया है भैया। बड़ा शानदार प्रश्न आया है। यह प्रश्न हमारे एक दर्शक ने भेजा है। क्या आज की शिक्षा व्यवस्था बच्चों को केवल परीक्षा पास कराने तक सीमित कर रही है? क्या आज की शिक्षा व्यवस्था बच्चों को केवल परीक्षा पास कराने तक सीमित कर रही है? सीमित कर रही है जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बिल्कुल बताइए, सोलंकी साहब बताएंगे, थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालिए। यहाँ पे डाले, इसमें प्रकाश हम डालें। नमस्कार, राधे राधे सभी दर्शकों को। प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं सभी दर्शकों से एक निवेदन करूंगा कि आप लोग कमेंट के माध्यम से अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं, किसी विषय पर आप सहमत नहीं हैं, तब अपना तर्क रखिए। जिस विषय पर हम बात कर रहे होते हैं उस विषय पर आपके भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं, उन्हें हमारे सामने बेझिझक रखिए। बिल्कुल, क्योंकि पूर्ण ज्ञाता संसार में कोई होता नहीं है। हम भी किसी विषय पर हो सकता है कि गलत चले जाते हों, उत्तर गलत आते हों जी। और ये सिलसिला जो चल पड़ा है हमारे भाई गौरव परमार की तरफ से, आप लगातार देख रहे हैं कि गाए बगाए हर एक लाइव में मैं उपस्थित रहता हूं। तो मैं इसीलिए ज़्यादा उपस्थित रहता हूं इस लाइव में कि ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस एरिया से आते हैं, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, वहाँ पर कोई ना तो प्रिंट मीडिया, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना और कोई माध्यम हमारे पास है सिवाय सोशल मीडिया के। सोशल मीडिया के भी जो बड़े चैनल हैं वे भी कभी हमारे क्षेत्र में मुझे दिखाई नहीं दिए। तो फिर अपने ही हाथ संभालिए ये मीडिया की डोर, इसलिए ये सिलसिला नहीं रुके। आप लोग भी इसमें मदद करिए, जैसे भी कर सकते हैं। कोई पैसा तो यहाँ लग ही नहीं रहा है, तो जैसे। तो हम प्रश्न पर वापस आते हैं। थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल गया है। मैं प्रश्न को रिपीट करता हूँ। हमारे एक दर्शक बंधु ने पहला प्रश्न भेजा है आज का। क्या आज की शिक्षा व्यवस्था बच्चों को केवल परीक्षा पास करने तक सीमित कर रही है? मतलब कहने का मतलब ये है कि आज की शिक्षा रट्टू तोते वाली हो गई है। जितना बुक में से पढ़ना है, पेपर में कितना आना है,
उस हिसाब से एक शिक्षा का प्रकार कर दिया है। ये आज से नहीं है गौरव सर जी ये जो है 90 के दशक से शुरू हुआ है, जहां तक मैं समझता हूँ। मीन्स 35 साल हो गए। 30-35 साल से ये सिलसिला शुरू हुआ। कैसे जी कि कुंजियां गाइड आना शुरू हो गए 90 के दशक में। जी पहले पूरी किताब पढ़ाई जाती थी जी और उसकी पूरी तैयारी करवाई जाती थी। बिल्कुल। और वहां से कोई भी प्रश्न आता है उसका उत्तर देकर छात्र उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होते थे। जी लेकिन ये व्यवसायीकरण हुआ, इसमें सातिर और माफिया लोग सक्रिय हुए, जी तो इसमें कंपटीशन चालू हुआ कि हमारे स्कूल का रिजल्ट का प्रतिशत क्या रहेगा। जी यानी मैं एक स्कूल चलाता हूँ, एक आप चलाते हैं, तो मैं अगली बार ज्यादा विद्यार्थियों को अपने स्कूल में आकर्षित करने के लिए जी एक प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करूंगा। मैं कहूंगा कि मेरे स्कूल से अब की बार 96%, 95%, 97% विद्यार्थी पास आउट हुए और अच्छे नंबर से हुए। जी तो ये एक तरीका था ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को अपने स्कूल में लाना, अपने बिजनेस को बढ़ाने का। जी इसीलिए शुरू हुआ कि साहब हम विद्यार्थियों को एक ऐसा शॉर्ट फार्मूला दे दें कि हमने साहब इतने प्रश्न जाने हैं कि ये अक्सर करके परीक्षा में आते हैं, तो उसको जो है कुंजी बना के गाइड बना के दे दिया कि इनको आप रट लीजिए, आप बढ़िया पास हो जाएंगे। उसके बाद में फिर दूसरा आया अनसॉल्व्ड पेपर। जी फिर तमाम तरीके की चीजें आई। वो अब छोटी छोटी सी पुस्तकें आ गई कि जब सन फलानी में ये प्रश्न आए थे, फलानी में ये आए थे, ये प्रश्न आएंगे, उनको रट लीजिए। तो ये जो आप कह रहे हैं इस बात से मैं सहमत करता हूँ कि ये रट्टू तोता बनाने की ही एक बहुत बड़ी साजिश है, कवायद है, जो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी किसी कुंजी में गाइड में दिए गए प्रश्न के उत्तर को अपने अनुसार बना करके अर्थ उसका सेम हो लेकिन उसकी भाषा बदल जाए, तो क्या हमारा सिस्टम उसे स्वीकार करेगा? देखिए सर, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा जानकार तो नहीं हूँ क्योंकि कभी उस पैनल का मैं हिस्सा नहीं रहा जो कॉपियों की जांच करके और उसको नंबर देते हैं। जी लेकिन मैंने सुना है जी कि कॉपियों की जांच जो है ठेके पर होती है। जी यानी कि परीक्षार्थी परीक्षा देके चला गया, हम स्कूल के प्रबंधक हैं, हमने किसी लोगों का एक पैनल बनाया जी और उनको प्रति कॉपी की जांच के हिसाब से 2 रुपए कॉपी, 5 रुपए कॉपी, 10 रुपए कॉपी के हिसाब से जी हमने दे दिया। तो मान के चलिए कि थ्योरेटिकल जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर भी बड़े लंबे होते हैं, जैसे इतिहास के उत्तर ज्यादा लंबे हो जाते हैं और जी बिल्कुल बिल्कुल हो बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं जहां तक जानता हूं कि जो प्रश्न विकास के नाम से गाइड आती है या मास्टरमाइंड के नाम से आती है, अलग अलग प्रदेशों में वो अलग अलग नाम से हो सकती है। तो जैसे मान के चलो मैं उस पैनल का हिस्सा हूं, मुझे कॉपियां जांचनी है, तो मुझे उस प्रश्न का उत्तर पता है शब्द से। जी यहाँ मैं विशेष जोर दे के कह रहा हूँ शब्द से। जी मुझे उनके उत्तर के ये पता है कि इसमें फलाने फलाने शब्द आते हैं। जी तो अगर वे शब्दों पर मेरी नजर जाएगी तो मैं समझ दूंगा, उत्तर को मैं क्लिक कर दूंगा और उसको मार्क्स दे दूंगा। अगर कोई विद्यार्थी ज्यादा होनहार है और उसने अपने तरीके से उस प्रश्न का उत्तर डिजाइन किया, उसमें शब्द भी बदलेंगे, भाषा भी बदलेगी, जी तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कॉपी जांचकर्ता के पास इतना समय है कि उस उत्तर को पढ़ के और उसके सही मूल्यांकन कर सके। ओके, मतलब हमारे आज की जो शिक्षा का जो सिस्टम है उसमें ये गड़बड़ी है, सीधी बात ये है। स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का। आकाश ठाकुर जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लक्ष्मण सेना के मुनिंद परमार जी, आपका भी स्वागत है। उदय परमार जी स्वागत है। मोती सिंह सिकरवार जी सर स्वागत है आपका भी। राजा भाई परमार स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट में आप सभी का। आप सभी को राधे राधे, राम राम, गुड इवनिंग। तो इस लाइव को हम आगे ले जाने से पहले मुनिंद भाई साहब की शिकायत है कि आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलिए। चलिए देखते हैं
एक और प्रश्न हमारे पास आ गया है, मैं चाहूंगा कि आप उसका उत्तर दें। आज के समय में शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? रोजगार, संस्कार या समाज निर्माण? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। गौरव जी, आज की शिक्षा का मेन उद्देश्य है बिजनेस। वाह। मतलब पैसा कैसे कमाया जाए। जी सारे संस्थान हैं हिंदुस्तान के अंदर, जी सभी में एक ही होड़ लगी हुई है कि मेरा संस्थान मुझको किस तरीके से पैसा बना करके दे। जी। व्यवसायीकरण हो चुका है पूरी शिक्षा का। जी उन्हें शिक्षा की स्किल से कोई मतलब नहीं है। जी शिक्षा से उन्हें कोई ये भी लेना देना नहीं है कि लोग इससे क्या करेंगे। उनके यहाँ तो ये है कि एक बार आ जाए, पास हो जाए, टोटल व्यवसायीकरण है। इसके अलावा उनका कोई लक्ष्य नहीं है। ओके, आप क्या कहना चाहोगे भैया इस विषय पर? नहीं, मैं सहमत हूँ अजीत सोलंकी जी के आंसर से कि और कोई बहुत ज्यादा उद्देश्य इसका है नहीं। और अगर इस कवायद में ही कोई बच्चा पढ़ जाता है तो वो उसका सौभाग्य मान लो। नहीं, इसमें मुझे एक आंसर आपसे वो चाहिए था। अक्सर मेरी और आपकी बात होती है और मैं दर्शकों के सामने आपका वो आंसर चाहता हूं कि आज की शिक्षा से संस्कार क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? देखिए, हमारे जमाने में या उससे जमाने से पहले जो लोग पढ़ते थे तो उसमें एक सब्जेक्ट हुआ करता था, नैतिक शिक्षा। जी। तो मुझे तो लगता नहीं है कि अभी वो सब्जेक्ट है या इससे सिलेबस से आउट कर दिया गया। खैर, इतनी जानकारी हमें भी नहीं। हाँ। तो नैतिक शिक्षा जो थी तो उसमें उस समय के अध्यापक भी थे, वो नैतिक शिक्षा के पढ़े हुए थे और समाज में उस समय नैतिकता बहुत ज्यादा विद्यमान थी। जी। तो अभी जो है, जब नैतिक शिक्षा ही नहीं पढ़ाई जा रही, नैतिक मूल्यों के बारे में बच्चों को नहीं समझाया जा रहा, तो संस्कारों की बहुत ज्यादा उम्मीद इस वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से करना बेईमानी ही मान सकते हैं इसको हम, कि कोई फायदा नहीं इसकी। इन लोगों से संस्कार की। साहब परमार साहब, मैं कहना तो नहीं चाह, शायद कुछ लोगों को मेरे शब्द बुरे भी लग सकते हैं जी। शिक्षा का ही पतन नहीं हुआ है, शिक्षकों का पतन हुआ है। सही मायने में देखा जाए तो शिक्षक अपनी नैतिकता से ही पीछे हट गए हैं। नहीं, नैतिकता से तो बहुत सारे लोग पीछे हटे हैं, अकेले शिक्षक के लिए हम नहीं बोल सकते। नहीं, जब आप शिक्षा के मुद्दे पर बात करोगे जी, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, शिक्षक का मतलब होता है देश का निर्माण करने वाला। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर शिक्षक सही दिशा में जाएगा तो उसी दिशा में देश जाएगा। किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि किसी के निर्माण करने में शिक्षा का ही हाथ है, नहीं तो अन्यथा कोई बदलाव उसके अंदर आएगा नहीं। लगा देंगे, बिल्डिंग बहुमंजिला बना देंगे, एसी उसमें लगा देंगे, लेकिन शिक्षक चाहिए उनको 5,000, 7,000, 10,000 रुपए महीने पर नौकरी करने वाला बेरोजगार युवक। तब तो उचित मेहनताना अगर किसी चीज का नहीं देंगे, घटिया इंजीनियर से अगर हम बिल्डिंग बनवाएंगे तो संभावना है, जब वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास अनुभव नहीं है, तो फिर उसके नतीजे यही आएंगे कि बिल्डिंग गिरेगी या सही उम्र तक अपना नहीं खड़ी रह पाएगी। बिल्कुल, मैं समझता हूँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत होता हूँ कि अगर आप योग्य व्यक्ति को उस जगह नहीं बिठाओगे तो जो व्यक्ति जिस योग्यता के साथ वहां बैठा है वो अपनी उसी योग्यता का वहां उपयोग कर सकता है, उससे अधिक योग्यता कहाँ से लाए? देखिए, इस बात को और मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा। मान के चलिए कि आपने और इन्होंने, दोनों लोगों ने यूपीएससी आईएएस की तैयारी करी। जी। ठीक है सर जी। और किसी कारण से भाई साहब जो है 1 नंबर से रह गए जी। और आप 1 नंबर अधिक प्राप्त करने के बाद में जी आप आईएएस हो गए। जी। तो ये व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, भले ही इनको घास छीलनी पड़े बेरोजगारी में। जी। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। भले ही इन्हें मतलब ड्राइविंग करके, फोटो कैमरा की दुकान खोल के या कहीं और ट्यूशन पढ़ा के जी
काम करना पड़े, लेकिन ये किसी मायने में आपसे योग्यता में कम नहीं है, बस 1 नंबर का अंतर था, वो किसी तरह से ऊपर नीचे हो गया। बिल्कुल। तो जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं अध्यापक बनने की, कि शिक्षा को नंबर गेम बना दिया है जी। तो जिस व्यक्ति ने तैयारी करी वो योग्यता रखता है, एक प्रोफेसर बनने की योग्यता रखता है, लेकिन वो सिस्टम के कारण वो नहीं रह गया। अगर हम उसे अपने विद्यालय में पढ़ाने के लिए लाएंगे, प्राइवेट विद्यालय ज्यादातर आज की तारीख में डकैती डाल रहे हैं इस देश में जी, तो उस आदमी की व्यवस्था है तो उसी हिसाब की है, वो तो उसी हिसाब से तनख्वाह लेगा जी। लेकिन हमको बच्चों से तो पूरा पैसा चाहिए, किताबों पे भी कमीशन चाहिए, बस्ता भी हम अपनी जेब से देंगे, एक बिल्ला लटकाने को देंगे, एक टाई देंगे, सबका बहुत ज्यादा पैसा वसूल करेंगे, फीस भी हम अच्छी खासी लेंगे जी। लेकिन जो व्यक्ति 30,000, 40,000, 50,000 रुपए महीने की मेहनताना पाकर आपके यहाँ अच्छी शिक्षा देगा बच्चों को जी, उस विद्यार्थी को, उस टीचर को आप नहीं रखेंगे। आप पकड़ेंगे गलियों में घूमने वाले बेरोजगार युवा जो स्वयं भी हाई स्कूल इंटर तक पढ़े हैं, वे 7-8 हजार 10,000 रुपए में आ जाते हैं और उनसे ही शिक्षण का कार्य करवाया जाता है। तो ये इसका भी एक कारण है जो प्रश्न आपने पूछा, जहां तक मेरा अनुभव है। हो सकता है कि मैं इस मामले में बहुत ज्यादा सही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपने अनुभव की बात तो कर ही सकता हूँ। इसमें एक प्रश्न है आपसे, जी। बैक टू बैक एक मेरा पर्सनल प्रश्न है कि मान लिया जिन शिक्षकों ने सरकारी शिक्षक बनने की परीक्षा को पास कर लिया, तो वो योग्यता रखते हैं इसलिए उन्होंने उसे पास कर लिया, लेकिन योग्यता से उस परीक्षा को पास करके शिक्षक बन के जो शिक्षक विद्यालयों में आके शिक्षा दे रहे हैं, क्या वो अपना सही मतलब कर्तव्य पालन कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पूरा मतलब प्रश्न तो वही है, लेकिन इसके पूरे मायने और पूरी विषय वस्तु बदल जाती है सर जी। अब यहाँ असल में क्या है कि प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव है भ्रष्टाचार। जी, ये बहुत गहरी बात है, इसको बहुत शॉर्ट में तो नहीं समझा सकता। अगर किसी को समझना हो कि मैं इतनी बड़ी आरोप क्यों लगा रहा हूँ, जी, वो फिर आध्यात्म की तरफ चला जाएगा। कोई मुझसे पर्सनली आके पूछ सकता है इस बात को कि आपने ऐसा क्यों कहा। जी, मैं एक परिभाषा हमेशा बोलता हूं कि आज की तारीख में एक ईमानदार व्यक्ति वही है जिसको बेईमानी का मौका नहीं मिल रहा। जी, ये 99.9% लोगों पर बात सटीक बैठती है। जी, ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। जी, तो लौट के वहीं आते हैं, इस विषय पर जाएंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा आपकी बात पर। तो जिन लोगों ने सरकारी टीचर योग्यता की परीक्षा को पास किया, इस मान को हासिल किया एक जगह स्थान को, जी, और उसके बावजूद भी वे अपने शिक्षण कार्य में 100% योगदान नहीं दे रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन है कि ऊपर के जो अधिकारी हैं, तंत्र है, सिस्टम है, जी, वे उनको सही ढंग से गाइड नहीं कर रहे, उनको सही ढंग से उनको मैनेज नहीं कर रहे, जी, और सही ढंग से उनको पनिश नहीं कर रहे अगर वो लापरवाही कर रहे हैं तो। या जी। सिस्टम ही दोषी है। और पूरी शिक्षा व्यवस्था पर आप चाहे 4 दिन बहस कर लीजिए, चाहे 400 लोग 4 जन्म तक बहस करते रहें, अगर शिक्षा व्यवस्था खराब है तो सिस्टम की वजह से। शिक्षा की पूरी गौरव जी, व्यवस्था को देखो शिक्षा में जो मैंने पहले भी कहा है अभी कि नैतिकता, अब शिक्षक भी, पहले मैंने कहा शिक्षक गलत है, अब यहाँ पर मैं दोनों को गलत ठहरा रहा हूँ क्योंकि समाज भी गलत है। कभी भी किसी भी अभिभावक ने ये नहीं जा करके देखता है कि स्कूल के अंदर कि मेरा बच्चा आखिर पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या उसको पढ़ाने वाला कैसा है। जी, तो उसमें जिम्मेदारी घर वालों की भी बनती है जी, कि स्कूल की व्यवस्था कैसी है। आजकल चल का रहा है, हमने इनकी ओढ़ दे भाई साहब ने फलाना स्कूल देखो लो बढ़िया सो, ये भले ही सक्षम है पर लेकिन मैं सक्षम नहीं हूँ, पर मैं वहाँ होड़े पूरी करवे गूँ, इतने पैसा निकाल रहा हूँ, एडमिशन करा तो दूंगा उसमें, जी, पर लेकिन बच्चे को कभी देखने नहीं जाऊंगा जी। स्कूल के अंदर, ना तो कभी बच्चे की कॉपी को चेक करूंगा जी, कि होमवर्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, होमवर्क करके लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जी, मतलब जो है एक साल में पहला महीना हुआ तो जून जुलाई को शायद एडमिशन वाला, उसी महीने तक ही अभिभावक की जिम्मेदारी होती है, माँ बाप की। बाकी बाद बच्चा
टीचर के भरोसे, टीचर बच्चे के भरोसे। देखो भाई साहब, आप कह रहे हो तो ठीक है, कहूँ तो, लेकिन ज्यादा 100% सहमत ना है जी। अब जो बताओ मोहित, गौरव सर और आप रामू भाई के मान के चलो मेरा बच्चा है जी कच्चा 7 में 8 में 6 में 5 में पढ़े रहो और मैं बेंगलोर मजदूरी करवे जा, जी जाहिर सी बात है कि साल के 7 महीना 8 महीना में बेंगलोर में, पूना में, हैदराबाद में कहूँ को जा रहे हैं जी। अब आजकल एक आगे परिवार है, ऐसा तो तुम्हारा का चाचा ताऊ बाबा अम्मा सब कुटुंब में शामिल होते हैं। पहले तो ऐसा होता कि हमारे चाचू चेक कर लेते, हमारी उम्र के और कुटुंब के भैया बंद चेक कर लेते, अब वो चीजें तो खत्म। जी। अब उसकी माँ है, पहली बात तो जरूरी नहीं कि माँ बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो जी, क्योंकि आज से पुरानी पीढ़ियों में महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा आगे नहीं थी, तो वे 7 8 10 तक गांव में स्कूल हो तो तहीं तक पढ़ पाओ कैसा। सही बात। अब एक तो समस्या जाएगी कि आज की पढ़ाई पता ना 2 जा क्या बीमारी है जो हमारी समझ में नहीं आता। अरे तो पहाड़े पढ़ने हिंदी में पढ़ाए दो भाई, बाको मतलब तो भी नहीं करेगा, लेकिन एक नया नाटक चले बाजवा। दूसरी बात करिए तो चलो हिंदी माध्यम की पढ़ाई हो, लेकिन वो महिला इतनी पढ़ी ना, फिर मान के चलो पढ़े लिखे हैं जी, लेकिन भाई साहब अजीत जी घर गृहस्थी में इतना काम होता है महिला ने पे, और इतना उलझो हुआ है आदमी व्यवस्था में जी, क्या वो बहुत ज्यादा समय बच्चा के काजन नहीं निकाल पावेगा जी, और जाई वजह से वो मजूरी करेगो, मेहनत करेगो, जाने का करेगो, अपने अभाव में जी लेगो। लेकिन जो स्कूल जो अच्छी अच्छी बिल्डिंग ग्रामीण क्षेत्र में तुम्हें दिखाई दे रही है, पीरी पीरी बस जे जा चीजों को गवाए कि आदमी अपने बहुत कछु त्याग करके नहीं सुख है और सुविधा है और बच्चा की शिक्षा के काज थ्रू खर्चा कर रहा है। आज ते पहले ये पीरी बस जे अच्छी अच्छी बिल्डिंग और जो गुड मॉर्निंग करे हुआ बच्चा नहीं देखे हुए मिलते, तो IAS बनते, PCS बनते, डॉक्टर बनते, टीचर डुकड़ी सब बनते जी। लेकिन अब भैया तुम कह भले लो कि मैया बाप ध्यान ना दे रहे, मैया बाप ने क्यों बहुत बड़ी मजबूरी है, जब हम पैसा खर्च कर सकते हैं मजदूरी करके लायक नहीं मानते तो बिन ध्यान देना चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा होगा ना पढ़ेगा। बिल्कुल। हाँ दोषी आते हैं, लेकिन इतने बड़े दोषी ना आता है। या तो हम जान तो पढ़े लिखे हुए और हम घर ही बैठे रहते हैं तो ना देख रहे तो हम दोषी हैं, लेकिन मैया मेहनत करके ला रही है, गांव में बाप मेहनत कर रहा हो दूना, तो वो भैया का करने देख रहे। और गौरव जी सुनो, जब मैं एक बात और मैं बताऊँ शिक्षा में, और तीसरा दोषी कौन है? सरकार। आपने देखी होगी आज की तारीख में सेम क्लास के बच्चा स्कूल अलग है तो उसका कोर्स अलग अलग, जो बीमारी नहीं आई है वो जितने एक ब्लॉक के अंदर अगर 10 स्कूल है तो 10 स्कूलों के एक क्लास के 10 तरीके के क्या नाम कोर्स होंगे। तो हम आप मुझे बता दो, अगर उनके 10 स्कूलों में ही समानता नहीं है, उनका एग्जाम पैटर्न क्या होगा? तो मतलब बच्चे कौन से तरीका से पढ़े? मेरे स्कूल की शिक्षा अलग है, तुम्हारी की अलग है, मान लो अब उनको कंपटीशन हो गया बिठा दो। सही बात है। तो जो एक स्कूल में एग्जाम होगा तो भाई की सावध बाकी बच्चा तो निकल जाएंगे, 9 स्कूल के बच्चा क्या करेंगे? या बिना सरकार को ध्यान करो अभी तक ये कैसे चल रहा है? बिना सरकार के संरक्षण के लिए काम हो नहीं सकते हैं, या कोई सरकार के जो लोग होते हैं, जो भी पार्टी रूलिंग पार्टी होते हैं उसके लोग होते हैं, उनके द्वारा चल रहा है। मतलब एक कोर्स, एक क्लास, एक ही ब्लॉक, एक तहसील मान लो, वहाँ सेम नहीं है, और अगली साल वो भी चेंज है। जैसे कि इस साल जो बच्चा पढ़ के गया तो दूसरी साल का बच्चा जो नेक्स्ट ईयर आता है उसके लिए वो कोर्स नहीं है, उसके लिए पैटर्न चेंज है। तो नहीं, एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। सरकार के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे परेशानियां हैं सरकार के लिए। हम बहुत सारे मुद्दों में बात भी करते रहे हैं और हम बात करते रहते हैं, लेकिन वो मुद्दे हल नहीं हो पाते। लेकिन आज हम जिस विषय की बात कर रहे हैं, ये शिक्षा जो विषय है, इसका संबंध है हमारे नौनिहालों के भविष्य से। नौनिहालों का भविष्य नहीं भाई साहब, देश का ही भविष्य। देश का भविष्य है, लेकिन एक थोड़ी सोच चेंज हो गई है, इसलिए मैं इसे बोल रहा हूं कि नौनिहालों का भविष्य। हमारे जो नागरिक हैं, हमारी सोच भी शायद अपने तक सीमित हो गई है, इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूं कि नौनिहालों का भविष्य है।
उसके नजरिए से देखें तो इसका जो नुकसान हो रहा है वो हमारे बच्चों को हो रहा है और हमारे बच्चों के भविष्य को हो रहा है। तो सरकार से तो हम ज्यादा कुछ आस कर नहीं सकते, क्योंकि सरकारें कितना बदलाव लाती हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जानते हैं। लेकिन हम स्वयं इसमें किस तरह से और क्या परिवर्तन ला सकते हैं? गौरव जी, दो बदलाव तो मुझको और दिख रहे हैं अगर सरकार कर दे तो। पहला तो ये कर दे कि जो मिड डे मील है ये बंद करना चाहिए कायदा से। अगर सरकार फायदा देती है तो डायरेक्ट दे, जितने बच्चे हों एडमिशन के, जितने भी एडमिशन होते हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट देने की वो करे, कोशिश करे सरकार। ये बहुत बड़ा विषय है। और सुनो, फिर तो बहुत दूसरी चर्चा और मैं बता रहा हूँ, जिससे कि बच्चों की सरकारी की स्कूल की व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ जी। दूसरी व्यवस्था ये है कि ऐसे टाइम पे आज की तारीख देश के अंदर हर साल में हर महीने से चुनाव होते हैं। क्यों सर? हाँ, उनका कभी न कभी चुनाव बने ही रहते हैं। चुनाव बने रहते हैं और जो भी मास्टर पढ़ाने के लिए हैं आपके पास उन्हीं को बीएलओ के तौर पर लगा देते हो आप। अब ये का बात बताइए, पूरी साल पढ़ाए कि घर जाकर के वोटिंग बनाते हैं। जनगणना हो तो मास्टर करे, सरकार को कुत्ता गणना हो तो मास्टर करे, वोट बनेंगे तो मास्टर बनावे, पोलियो पिवेगो तो मास्टर पिवावेगो। मतलब ये बात सरकारी स्कूलों के मास्टर पे तो इतने कम दे रहा के क्या तरीका है, समझ में नहीं आता। तो शिक्षागत सत्यानाश सरकार स्वयं कर रही है कि जिससे कि पढ़े लिख करके अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सके, और पढ़ा लिखा समाज ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है, और जो जागरूक हो जाता समाज तो अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आता है। सरकार चाहती नहीं है कोई पढ़े लिखे, सरकार का तो मतलब यही है, उसकी मंशा यही है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गरीब रहेंगे, बिना अनपढ़ रहेंगे, आर्थिक कमजोर रहेंगे, यही सरकार की मंशा है। चाहती नहीं, लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा था। ये बात हो गई सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है, सरकार कब करेगी तब करते रहेगी, लेकिन बच्चे हमारे हैं, उनकी उम्र निकली जा रही है, उनका भविष्य निकला जा रहा है, उसके लिए हम क्या सुधार कर सकते हैं इसमें? नो कमेंट, हमें नहीं पता इस मामले में बिल्कुल भी कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास ना जाचिए को कोई जवाब हमारे पास, हम कैसे करेंगे बताइए शिक्षा में सुधार? आपके हिसाब से शिक्षा में हम कोई सुधार कर सकते हैं? शिक्षा में तो मुझे नई नॉलेज है नहीं, मगर और भी कुछ है तो मैं कुछ प्रश्न करूं आपसे, और अगर उसका हल निकल सके तो। अगर वह शिक्षा से संबंधित है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आज शिक्षा का विषय शिक्षा है। के विषय है। नहीं तो शिक्षा का विषय है। चलिए, कोई बात नहीं है। एक बड़ा, मतलब मेरे एक बड़े भाई हैं, वो हमेशा इस तरह के शब्द यूज करते हैं, तो आज मैं वो शब्द मिला रहा हूँ इस प्रश्न में। एक बड़ा फड़फड़ाता हुआ प्रश्न है, मेरे दिमाग में आ रहा है, तो हमारे फड़फड़ाने वाले भाई साहब देख रहे होंगे और देख लेंगे तो शायद उन्हें अच्छा लगेगा। गुरुकुल और स्कूल में क्या अंतर है? वाह, बहुत स्वागत है भाई, किसी ने भी प्रश्न किया है, आनंद आ गया जी। कौन सा है? ये मैंने ही किया है। चलो ठीक है। देखो, गुरुकुल ते स्कूलों को कोई संबंध ना है। अच्छा, गुरुकुल एक दूसरी व्यवस्था है, दूसरी चीज है, और स्कूल एक दूसरी व्यवस्था है, दूसरी चीज है जी। तो यहाँ ज्यादा नहीं, दोनों चीजों की एक परिभाषा दे देता हूँ। जी बताएं। गुरुकुल एक गुरु परंपरा को हिस्सा रहा हुआ है जी। और जो सनातन संस्कृति में ही था जी। और है और भविष्य में इसी में रहेगा। क्या था? हमने हाँ, वो क्या नाम, विद्यार्थी जी। गृहस्थ जी। वानप्रस्थ जी। और सन्यास, जी। यही चीज था सोलंकी साहब। अब क्या है, राहुल जी को राहुल को कॉल करके बोल दो, फोन ना करें, गौरव जी को। मैं बोल आप बोल दो। तो सर जी। हमने क्या किया, एक अच्छा, बहुत अच्छा सिस्टम बनाया कि हमने विद्या अध्ययन किया अपने गुरु से, जी। फिर हम गृहस्थ में आए, जी। हमने यहाँ पर गृहस्थी को एंजॉय किया, गृहस्थी में सेवाएं दी, संसार को बिल्ड किया, भवन जी। बनाए, गाड़ियाँ बनाई, खेती की, जो भी। बिल्कुल। उसके बाद में फिर हम संन्यास्त हुए। जी। संन्यास में हमने देखा, जी। हैंडल किया,
और जैसे ही नीचे की फसल जो है आई जी तो एक बच्चा विद्यार्थी जीवन से आ गया गृहस्थ में जी। और हम सन्यास में हैं तो हम उसको गाइड करें। जैसे ही वो वानप्रस्थ में सन्यास में आया हम वानप्रस्थ की ओर चले गए। जी। तो हम जब वानप्रस्थ में गए तो वन में जाने के बाद में यानी आश्रम में जाने के बाद में हमने अपने पूरे जीवन के अनुभव से नई पीढ़ी को फिर से शिक्षित करने का काम शुरू कर जी। दिया। अब जो लोग कल विद्यार्थी थे वो अब गृहस्थ में हैं और जो कल गृहस्थ थे वे अब सन्यास में हैं और जो सन्यास में थे वो वानप्रस्थ में हैं। जी तो अपने अनुभवों से जो गुरु परंपरा चली आ रही थी जी तो अपना जो हमने शिक्षा आश्रम में ग्रहण करी थी, फिर हमने गृहस्थ जीवन में जानी, फिर हमने सन्यास में जानी, अब वानप्रस्थ में आकर उस पूरी शिक्षा के साथ फिर हम नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। जी। ये व्यवस्था देखो परमार साहब, जी स्कूलों में तो मिलता है ज्ञान, मान के चलो, और गुरुकुल में मिलता है संपूर्ण ज्ञान। गुरुकुल में व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है, संपूर्ण निर्माण गुरुकुल में होता है। ये आप अंतर बहुत है। बड़ी बात कह रहे हो। मैं बिल्कुल इफेक्टेड बात बता रहा हूँ। स्कूल के अंदर से शिक्षा ही मिल सकती है आपको, पर चरित्र निर्माण करना है, संपूर्ण व्यक्ति बनना है, तो उसके लिए गुरुकुल का होना अति आवश्यक है। ये अंतर है स्कूलों में और गुरुकुलों में। वहाँ एक पद्धति अलग है। वहाँ बचपन से लेकर के जब तक व्यक्ति पढ़ता है, शिक्षित होता है, जब तक उसको वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं शिक्षा से अलग परे। और स्कूलों में सिर्फ जो तुम्हारे पास कोर्स होगा, जो तुम्हारे पास किताबें छप के आ जाएंगी, जो किताबों के अंदर होगा उतना ही स्कूलों के अंदर बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और गुरुकुलों में संपूर्ण व्यक्तित्व सिखाया जाएगा, संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माणशाला कह सकते हैं हम गुरुकुल को। ये अंतर है स्कूल में और गुरुकुल में। हाँ, तो ये जो है गुरुकुल बहुत गहरी चीज है। अगर अकेले गुरुकुल पे ही बोले तो बहुत लंबा विषय है, तो अगर आप चाहें तो फिर हम बोले। ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा और इस पर हम कभी चर्चा करेंगे। एक कमेंट आया है हमारा, संजय कुमार जी, रविकांत तिवारी जी, कीरत परमार, देव शर्मा, आप सभी का स्वागत है। आशीष राजपूत जी, आपका भी स्वागत है। एक कमेंट भेजा है देव शर्मा जी ने, गुरुकुल एक प्राचीन आवासीय शिक्षा पद्धति है जबकि स्कूल एक आधुनिक प्रणाली और इसमें मानकीकृत पाठ्यक्रम, तकनीकी एकीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया जाता है। खैर, गुरुकुल में गुरु शिष्य का घनिष्ठ संबंध होता था और छात्र गुरु के घर का हिस्सा बनकर शिक्षा प्राप्त करते थे, जबकि स्कूलों में बड़ी कक्षाएं और रटने पर आधारित शिक्षण हो सकता है। एक और कमेंट आया है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने ना गुरुकुल छोड़े ना स्कूल को स्कूल बनाकर रखा। चलिए, सबकी बातें सही हैं, इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है। एक नया प्रश्न आया है, राजनीति और शिक्षा। क्या राजनीति शिक्षा प्रणाली को बिगाड़ रही है या सुधार रही है? गौरव जी, सबसे पहले तो राजनीति का ही सुधार होना अनिवार्य है जी। भाई। राजनीति देश की इतनी बिगड़ी हुई है जी कि उसी देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, या बुरा लग सकता है बहुत से लोगों को, लग जाए मैं इन बातों के लिए बदनाम भी हूँ जी। एक आंकड़ा मैंने पढ़ा है कहीं से भाई, मैंने खुद सर्वे नहीं किया लेकिन मैंने सुना है और पढ़ा है कहीं से जी। कि हमारी मौजूदा संसद में जी 50% 52% के आसपास जो सांसद मौजूदा बैठे हैं जी वे भयंकर अपराधी हैं। यानी 52% सांसदों पर इस देश की अदालतों में गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, गंभीर मुकदमे, जिनमें हत्याएं, लूट, बलात्कार जैसी धाराएं भी शामिल हैं। तो अब उस राजनीति से हम आस करें, उम्मीद करें कि वे हमारी शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करेंगी, साफ सुथरा करेंगी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी हास्यास्पद बात है। हुआ मैं ही बांग बुरी भैया गौरव बाबू। लेकिन इसमें तो एक और नया प्रश्न है अब आपके उत्तर में, कि आज के हमारा जो मतलब हम जो सुनते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, न्यूज चैनल्स पे देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, कुछ ऐसे केसेस हमने खुद देखे हुए हैं। किसी अच्छे व्यक्ति को बहुत सारे गलत मुकदमे लगाकर भी दोषी ठहराया जा सकता है। फिर हाँ, मुकदमों के आधार पे हम कैसे किसी नहीं, को मैं दोषी नहीं कह रहा,
मैं क्या कह रहा हूँ, आपराधिक मामले दर्ज हैं 52% लोगों पर, बहुत बड़ी बात है ये। नहीं, लेकिन अगर मामले दर्ज हैं तो उससे हम उन्हें दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि आपराधिक मामले तो द्वेष भावना से भी हमारे देश में दर्ज हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन फिर भी सोचने का विषय है, क्योंकि हाँ, बहुत से लोगों सोचने का को, विषय बहुत से है। लोगों को आप भी जानते हैं, आपने उनको देखा है उनके चरित्र सहित, बिल्कुल, लेकिन वे भी आज हमारे मैं- देश में सांसद और मैं- विधायक और मंत्री बनकर बैठे हैं। बिल्कुल। उन पर आप क्या कहेंगे? वे तो आपने भी, हमने सबने देखे हैं कि इस व्यक्ति ने क्या 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 कांड कर रखे हैं, और फिर भी तो मैं नहीं मानता कि ये तो बिल्कुल ऐसे हो तो गया। ज्यादातर फर्जी नहीं होंगे। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, पहले शिक्षा को सुधारा जाए या पहले राजनीति को सुधारा जाए। शिक्षित लोग अगर अच्छी शिक्षा प्राप्त करके राजनीति में जाएंगे तो शायद बेड़ा पार हो जाए, लेकिन अगर राजनीति सही नहीं है तो शिक्षा कैसे सुधरे? मतलब ये तो देखो साहब, फिर अब यहाँ मैं फिर स्पष्ट कर दूं। हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मुझे कोई किसी का भय नहीं है। इस देश में आज एक और स्वाधीनता आंदोलन, एक स्वाधीनता संग्राम की सख्त जरूरत है। जी कैसे? जी आज आप देखिए कि हमारे सांसद, विधायक, मंत्री बनने के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है, और एक छोटे से छोटे चपरासी या किसी ट्रेन में आपको वेंडर भी बनना है, छोले भटूरे बेचने, वहां के लिए भी एक शिक्षा का मानक है दरबार साहब जी। तो क्या देश की इतनी बड़ी नीति नियंता, देश की सबसे बड़ी पंचायत के संचालकों के लिए कोई शिक्षा का मानक, शिक्षा की अनिवार्यता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरे ख्याल से अवश्य होनी चाहिए। मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ कि बिल्कुल होनी चाहिए। तो अब अगर ये लोग अब इनको लागू कौन करेगा? एक प्रश्न आया है देव शर्मा जी की तरफ से जी, लेकिन ये प्रश्न मैं बाद में पूछूंगा, क्योंकि मैं अपना वह प्रश्न भूल जाऊंगा जो अभी किया जाना बहुत आवश्यक है। जी, देव शर्मा जी का प्रश्न पूछ लेते हैं, लेकिन इसका जवाब बाद में देंगे। देव शर्मा जी ने एक प्रश्न पूछा है कि आज की शिक्षा में क्या कमी है, इसका उत्तर बाद में देंगे, ठीक है। अब प्रश्न ये है, जब आपने जो उत्तर दिया, एक्चुअली आप जो उत्तर देते हो, जाने क्यों मेरे दिमाग में कुछ उससे प्रश्न बन जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ग्रामीण और शहरी शिक्षा में अंतर क्यों है और इसे कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए असल में बात क्या है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग शहरों की तरफ रुख कर लेते हैं, सुविधा भोगी हो जाते हैं जी। और वे जो है शहर में जितने भी संस्थान हैं उनमें वे नौकरी करने के लिए, सेवाएं देने के लिए शहर से तैयार हो जाते जी। हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई युवा पढ़ लिख गया तो वे जो है गांव में सेवाएं देने के लिए कतराते हैं, क्योंकि उन्हें एक भौतिक सुख सुविधाओं का मोह माया जाल शहरों में दिखाई देता है। तो एक तो ये भी कारण है कि वहां पर स्कूल्स के लिए अच्छे टीचर शहरों में मिल जाते हैं, एक तो ये भी रीजन है जी। दूसरी बात यह है कि शहरों में लोगों के पास रोजगार है, कोई चाहे मजदूरी से जुड़ा है, चाहे छोटा व्यापारी है, चाहे बिजनेसमैन है या वेतन भोगी है, लेकिन उसके पास एक निश्चित इनकम का सोर्स होता है, तो वो समय से अपनी फीस चुका पाता है और उस फीस से वो इंस्टीट्यूशन बिल्ड होते रहते हैं, उनके मालिक अरबपति खरबपति बनते रहते हैं, उसके बदले में शिक्षा भी बच्चों को ठीक ठाक मिलती रहती है जी। तो ये है सर। तो ये एक इसमें एक और फड़फड़ाता हुआ प्रश्न आ गया है अब दिमाग में जी। प्रश्न ये है कि इस शिक्षा की अंधी दौड़ में, शिक्षा की अंधी दौड़ की जो भाग है, इस अंधी दौड़ की भाग में जो हमारे समाज के माता पिता हैं वह अपने बच्चों का जो बचपन छीन रहे हैं, इसमें किस सरकार का अपराध है? सारी सरकार देखिए असल में जब हमारा देश आजाद हुआ
तो आजादी के बाद चुनाव लड़ने, चुनाव जीतने, सत्ता पर काबिज होने की ऐसी दौड़, ऐसी होड़ इस देश में मची कि मूल चिंतन के बिंदु सिरे से खारिज हो गए जी। और वह दौड़ अभी तक समाप्त नहीं हो पाई है। कोई भी पार्टी हो, एक चुनाव बिहार में लड़ती है, उसके बाद में दूसरा तैयारी गोवा की कर देती है, गोवा में लड़ती है, तीसरी तैयारी यूपी की कर देती है। और वो मतलब जिस तरीके से ये खाना बदोश दुकानदार होते हैं ना, मेले में दुकानदारी लगाते हैं वो जी। मैंने ग्वाल जी के मेला में थे, अब खत्म भाई दुकानदारी, अब कहाँ लगानोगे, अब लगेगा नकटी को कोकस में, अब नकटी के कोकस में थे मेला में थे, अब कहाँ लगोगे, वो लगाओ संतोषी भैया को। जाई तरीका थे जा देश के नेता आजादी के बाद एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल रह गए हैं कि बिन मूलभूत बिंदुओं पर चिंतन करने के लिए समय ही नहीं मिल पा रहा है। तो शुरू से ही चीजें बिगड़ती चली गईं। जब ये ठहरेंगे काउदना काउ कारण बस, तब ये विषय पे चिंतन होगा। जब स्थिर होंगे, पक्ष और विपक्ष नीति पे आ जाएंगे और सोचेंगे कि देश को भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खराब हो रहा है, ठंडे दिमाग से, और फिर उस पर नीतियां बनाएंगे, तब कहीं जाके समाधान संभव है। नहीं तो इसका कोई सिर पैर है ही नहीं मेरे हिसाब से। अभी तो शायद किसी भी सरकारी या इन नेताओं की इच्छा शक्ति ऐसी है नहीं कि शिक्षा में सुधार हो। नहीं, एक और प्रश्न आ गया है, एक और प्रश्न, एक इसी से संबंधित एक प्रश्न है। हमारे देश में मेरी जानकारी में 4 ऐसे मतलब प्रोफेशन है जिनके लिए सारी भागदौड़ होती है। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, बाकी चीजें बाद में रह जाती हैं, रेलवे है, बैंक है, ये है, वो है, पुलिस है, आर्मी है। मतलब मेन सबसे ज्यादा भागदौड़ इन 4 चीजों के लिए होती है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस। इन 4 को पाने के लिए माँ बाप जो है अपने बच्चों के बचपन को खत्म कर देते हैं। बिल्कुल शुरुआत से ही हम देख रहे हैं शहरों में बचपन खत्म हो गया। हमने जो बचपन जिया है, आज के बच्चों को वो बचपन नहीं मिला, न मिल रहा। मेरा कहना था कि अगर सभी डॉक्टर की परीक्षा में पास हो जाएं, इंजीनियर की परीक्षा में पास हो जाएं, आईएएस की परीक्षा में पास हो जाएं, आईपीएस की परीक्षा में पास हो जाएं, तो फिर बाकी के जो काम करने के लिए लोग कहां से आएंगे? देखो कि एक दुआ है कि आए एक ही नावते, उतरे एक ही घाट जी, और अपने अपने कर्म ते है गए 12 बाट जी। आप एक ही स्कूल में एक ही भोजन कराने के बाद, एक जैसी शिक्षा दिलवाने के बाद, आप सारे विद्यार्थियों को एक ही विषय में पारंगत नहीं बना सकते। बिल्कुल। ये प्रकृति का गुण है। जी। एक ही माँ और पिता के गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चों का सबका स्वभाव और उनकी रुचियां अलग अलग होती हैं। बिल्कुल। तो आप चाहें कि मैं पूरे संसार के बच्चों को डॉक्टर या फिर इंजीनियर ही बना दूंगा, वे बनेंगे ही नहीं। जी सेल्फ की, स्वयं की रुचि हर जीव की अलग होती है। जी। तो रही बात ये कि माँ बाप जरूर स्वार्थी और लालच में होते हैं कि मुझे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, चाहे वो बने या नहीं बने। बड़ा होने के बाद में डॉक्टर की परीक्षा पास नहीं करे, फिर वो शराब पीने या दारू भांग पीने लग जाए, वो दूसरी बात है। लेकिन माँ बाप लालची हो सकते हैं, बच्चे अपनी रुचि के अनुसार ही सब्जेक्ट चुनते हैं। बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही बात है। एक प्रश्न आया है देव शर्मा जी का, हमने पिछला प्रश्न उसका आंसर नहीं दिया है, तो एक नया प्रश्न आया है अभी, उसका भी दे देते हैं जो था। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर हम अवश्य दें। मैं पिछला प्रश्न देव शर्मा जी का लेता हूं कि आज की शिक्षा में क्या कमी है? सोलंकी साहब। आज की शिक्षा में स्किल की कमी है। स्किल की कमी है? स्किल की कमी है, प्रैक्टिकल की कमी है। थ्योरी पे बात है, मतलब प्रश्न भी एक लाइन का और उत्तर भी एक ही लाइन का है। वाह, मान गए। एक दूसरा प्रश्न आया है इनका, समान शिक्षा प्रणाली कैसे बनाई जाए? बस ये सब कुछ यही है सर। आपके पहले प्रश्न का उत्तर भी यही है कि आज की शिक्षा की व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी है कि समान शिक्षा प्रणाली, समान शिक्षा व्यवस्था नहीं है। हम यह चाहते हैं, एक संगठन भी है, बड़ा प्यारा काम कर रहा है वो,
युवा संगठन के नाम से है, उनकी मैं फेसबुक वगैरह पे देखता रहता हूँ। वन नेशन वन एजुकेशन की वो डिमांड कर रहे हैं, मेरा पूरा सपोर्ट उनको रहता है, आज भी है। तो वन नेशन वन एजुकेशन का फार्मूला होना चाहिए। मंत्री से लेके संतरी तक, झाड़ू लगाने से वाले से लेकर जहाज उड़ाने वाले तक, सबके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, एक जैसी शिक्षा मिले, एक जैसी सुविधाओं में पढ़ने का माहौल मिले। इसी से इस देश का कल्याण संभव है। मैं किसी माँ बाप के कल्याण की बात नहीं कर रहा, मैं किसी के गरीबी मिटाने की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप इस देश से प्यार करते हैं और आपकी मजबूरी है, देश को प्रेम करना ही पड़ेगा। आप ईश्वर को प्रेम नहीं करें, एक बार को चल जाएगा। आप अपनी औलाद या माँ बाप को प्रेम करें, न करें, एक बार को चल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने वतन से प्रेम नहीं करते हो और आपकी सोच का दायरा देश प्रेम के इर्द गिर्द नहीं घूमता है, तो ये देश बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। और जब ये देश नहीं चल पाएगा तो आपकी आने वाली पीढ़ियां यहाँ सुरक्षित नहीं होंगी, और आने वाली पीढ़ियों पर कोई दूसरा व्यक्ति फिर आकर हमला करेगा या उसको गुलाम बनाएगा, तो कोई गारंटी नहीं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां यहाँ वंश चलेंगे या वंश परंपरा ही समाप्त हो जाएगी। तो देश प्रेम बहुत जरूरी है। और अगर आप देश को जरा भी प्रेम करते हैं तो इस बात पर आपको, मुझको और सबको आना ही पड़ेगा, वन नेशन वन एजुकेशन, एक जैसी शिक्षा प्रणाली सबको होनी चाहिए इस देश में, बहुत जरूरी है। इससे पूरे देश का कल्याण होगा, पूरे देश की व्यवस्था सुधरेगी, पूरे देश का भविष्य सुरक्षित होगा। ये तो हमारे देश के अंदर क्या आवश्यकता है? सीबीएसई बोर्ड बना दो, ये फलाना बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये केंद्र का बोर्ड, जरूरत नहीं है ना, एक ही शिक्षा दो। चलिए, बहुत अच्छा। आपने एक अभी बात कही थी कि हमारे देश को एक और आंदोलन की आवश्यकता है। एक थोड़ा सा एक बड़ा प्रश्न है मेरे दिमाग में कि जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब भी देश की जनसंख्या, आज हमारी लाइव लेट शुरू हुई है। अच्छा। हाँ, तो जब हमारे देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब भी हमारे देश की जो जनसंख्या है काफी थी, लेकिन आजादी की जो लड़ाई लड़ रहे थे वो कुछ लोग थे। मतलब अक्सर ऐसा होता था कि क्रांतिकारी जो लोग होते हैं उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, 100, 50, 200, 500 क्रांतिकारी होंगे, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं, और हमारे हजारों भारतीय भाई उस समय उसका तमाशा देख रहे होते थे। और ऐसा हमने कई जगह पढ़ा है, सुना है, देखा है कि अगर उस समय उन लोगों ने उसी समय अगर साथ दे दिया होता तो इतने अत्याचार हमें नहीं झेलने पड़ते। बिल्कुल भी अंतर मुझे आज के दृश्य में नहीं दिखता। आज के दृश्य में भी हमें यही दिखता है कि कुछ लोग हैं जो इस सिस्टम में बदलाव लाने के लिए चिल्लाते हैं, बाकी लोग इसमें तमाशा देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सिस्टम बदल जाएगा तो बदले हुए सिस्टम का भी लाभ हम ले लेंगे। आपको क्या लगता है कैसे बदलाव आएगा? असल में क्या है कि आलस्य सारे दुर्गुणों से सबसे बड़ा दुर्गुण है जी, और दोनों तलों पर होता है आलस्य, मानसिक और शारीरिक जी। जब मानसिक आलस्य व्यक्ति का होता है तो बौद्धिक लाचारी बढ़ती है जी, बुद्धि संकुचित हो जाती है जी, विवेक, निर्णय करने की क्षमता खो देता है जी। तो ये देश आलस्य में है, मानसिक और शारीरिक। असल में उस समय भी जो लोग थे जी, वे आलसी थे, क्योंकि संघर्ष में परिश्रम करना पड़ता है, आलस्य का त्याग करना पड़ता है जी। तो आलसी व्यक्ति आज भी सत्य बात को कहने में इसलिए डरता है कि इस सत्य को साबित करने के लिए, सत्य को उसके चरम बिंदु तक पहुंचाने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा जी। और उस संघर्ष में उसका आलस्य खो जाएगा, जिससे उसे वो खोना नहीं चाहता जी। बस यही रीजन तब था गुलामी का, यही रीजन आज है। कोई समझ रहा हो कि हम इस देश में आजाद हैं,
वो गलत फहमी में है। कोई आज़ादी नहीं है आपके पास आज भी। क्या परिवर्तन हुआ है, ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में मैं बोले देता हूँ। आज सोच के आप आंकड़े निकाल लोगे कि कितने लोग आज भी इस देश में भूखे पेट सोने को मजबूर हैं, कितने बच्चों की शिक्षाएं आज भी अनकम्प्लीट रह जाती हैं, कितने लोग जो है बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, कितने मुकदमे में जीवन निकल जाता है, आदमी का न्याय नहीं हो पाता, कितनी मतलब पॉल्यूशन, कितनी मिलावट, कितनी भ्रष्टाचार, कितनी रिश्वतखोरी, कितने हत्या, लूट, डकैती जैसे जघन्य अपराध। मतलब क्या सुधार हुआ अगर हम पाते तो कभी कभी ऐसा। हाँ जी, आज तुम उस तरीके से गुलाम है, पहले तो कम से कम शारीरिक गुलाम है अंग्रेजों के, आज तो अपने लोगों के द्वारा गुलाम, बौद्धिक गुलाम, अपने नेताओं के द्वारा, अपने नेताओं के गुलाम, जिनको आदर्श मानते हैं, इनको पूछते हैं, उनको ये होश नहीं है कि हमें इन लोगों ने मानसिक रूप से गुलाम बनाया। मैं एक लीडर की, एक पार्टी की बात नहीं कर रहा सर। मुझे सोचना चाहिए, अगर मैं राहुल गांधी का फॉलोवर हूं तो क्यों हूं, क्या कर दिया ऐसा? क्यों कर रहा हूं मैं, क्या कर दिया इसने ऐसा? मैं अगर अखिलेश यादव का फॉलोवर हूं तो क्यों हूं? क्या है इसके चरित्र की खूबियां, क्या है इसके चरित्र की? मैं अगर मोदी का फॉलोवर हूं तो क्यों हूं? क्या है इसके चरित्र की खूबियां, क्यों हूं? आज इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो परेशानी है ना गौरव बाबू, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और दुनिया की सबसे कीमती बात कह रहा हूं, अगर कोई आदमी बुद्धि रखता हो तो सोच के देखे। आज इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमी है ना गौरव सर, तो वो ये कि हिंदुस्तान के नौजवान के पास अपना कोई विचार नहीं है। किसी न किसी दूसरे के विचार को फॉलो करता हुए मिलेगा हिंदुस्तान का वर्तमान युवा, उसके पास निजी किसी के पास कोई विचार नहीं है। जिस दिन उसके पास खुद का विचार होगा और खुद के विचार को फॉलो करने लगेगा, उस दिन इस हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाएगी। किसी के पास कोई किसी पोंगा पंडित धर्मगुरु के विचार को फॉलो कर रहा है, कोई एक्टर का कर कोई रहा है, किसी नेता का कर रहा है, टीचर उसका अभिनेता का विचार फॉलो कर रहा है, कोई किसी लीडर का विचार फॉलो कर रहा है, लेकिन स्वयं का विचार जिस दिन उसने कर लिया कि ये मेरा खुद का विचार है और ये सत्य है, इसके मायने हैं, इसके परिणाम आएंगे, उस दिन इस देश की तकदीर ये है मानसिक गुलामी। देखो, इस समय में एक व्यक्तिगत टिप्पणी करना चाहूंगा। नहीं, व्यक्तिगत नहीं, नहीं, सुनो, अगर जिस देश की संसद में जो संघर्षशील व्यक्ति पहले जाते थे राजनीतिक तौर पर चुन करके, आज ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं, इनको पता ही नहीं संघर्ष क्या होता है। आज लोग करियर बनाने जा रहे हैं राजनीति में। आज राजनीति में सेवा वर्ग करने के लिए बहुत कम लोग जा रहे हैं, आज तो करियर बना रहे हैं कि मुझे जो है कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, मैं नेता बनूंगा, विधायक बनूंगा, करियर बनाने के लिए। पहले जो लोग थे, मैंने देखा है, पढ़ा है उन लोगों के बारे में, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी एक जोड़ी कुर्ता धोती उनके घर में कुल संपत्ति के नाम पर पाए जाते हैं। वो लोग कौन थे? बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम साहब, कलाम साहब की बात करिए, शास्त्री जी की बात नहीं, मैं करिए आप। वो हाँ, थोड़ी पुरानी बात वो हो बहुत गई। पुरानी बात। मैं बिल्कुल नजदीक की बात हाँ। आपकी बात पे क्या कहना चाहता हूँ, बिल्कुल नजदीक की। तो आधुनिक युग, जिसे आधुनिक युग कहा जाता है, उसके व्यक्ति थे आधुनिक युग के। तो प्रश्न विषय तो था हमारा शिक्षा, लेकिन अब समस्या यह है कि शिक्षा से ही सारी चीजें उगती हैं। तो शिक्षा कोई छोटा मोटा विषय नहीं, तो ये भी उसी का एक पार्ट है। लोग सोच रहे हो कि शिक्षा से कहाँ चलेंगे, भैया पीड़ा बहुत है, शिक्षा का विषय बहुत गंभीर है। लेकिन शिक्षा आजकल उन्हीं के हाथ में भाई। तो अब ये लोग अगर राजनीति को अलग करते हैं शिक्षा से नहीं हो पाएगी, और राजनीति शिक्षा को अलग करते हैं तो नहीं हो पाएगा। देखिए, हम 1 घंटे का प्रोग्राम रखते हैं। असल में कोई भी विषय उठा लीजिए, फिर उस विषय की गहनता इतनी हो जाती है, अगर उस पर बात करने जाएं तो उस पर दिनों बीत जाएंगे, लेकिन वो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। चलिए, आज आप सभी ने इस विषय पर अपने अपने विचार रखे हैं और मुझे लगता है दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा ये विषय, और आज की वार्ता भी अच्छी लगी होगी। आज हम थोड़े लेट थे, कल हम लाइव नहीं कर पाए हैं क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा है। आज भी बारिश यहाँ पर हो रही है, लेकिन आज हम लाइव कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, सॉरी, आप लोगों को सॉरी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कल हम लाइव नहीं कर पाए थे। और हमारी लाइव निश्चित है कि शनिवार और रविवार को शायद 8 बजे से और 9 बजे तक हमारा ये लाइव कार्यक्रम हमारी पंचायत चलता है। अब मिलेंगे हम आप सभी से अगले शनिवार को शाम 8 बजे हमारी पंचायत के अगले एपिसोड में एक नया विषय लेकर के। तब तक आप सभी
सुखी से रहें। और सबसे ज़्यादा है अभी मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी सुरक्षित रहें, क्योंकि बारिश का बहुत सारी खबरें हमें सुनने के लिए मिल रही हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सुरक्षित रहें और बाहर अगर कहीं जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के ही निकलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सप्ताह की लाइव पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।